नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से भौतिक विभाग से भौतिकी विषय के तृतीय पेपर विद्युत चुंबकत्व मैं व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हूँ। आप सभी प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों का इस महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये ध्यान आ गया होगा कि अपने पाठ्यक्रम में 3 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में यांत्रिकी नाम से है, द्वितीय दोलन एवं तरंगें, जबकि तृतीय प्रश्न पत्र विद्युत चुंबकत्व के नाम से है। और इस प्रश्न पत्र में दोनों पेपर की भांति 50 अंक का है। चतुर्थ कार्य अपने प्रायोगिक कार्य होगा जिसमें 75 अंक हैं। सर्वप्रथम आज चूंकि इस विषय पर अपना प्रथम व्याख्यान है, मैंने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया है। पूरा पाठ्यक्रम 3 इकाई में विभाजित है। तीनों इकाई का पाठ्यक्रम यहाँ पर अपलोड किया है। जब आप तीनों इकाई के पाठ्यक्रम पर नज़र डालेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हमने इस पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार से की है कि आपकी 12वीं क्लास का जो अध्ययन है उस अध्ययन से बहुत अच्छे तरीके से ये वर्तमान पाठ्यक्रम संबंधित है। पिछली पाठ्यक्रम 12वीं क्लास के अध्ययन का उपयोग करते हुए हम 1-2 कदम आगे चलते हैं। ये पूरा पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं 3 इकाई का, और आपने ये भी अनुभव किया होगा बहुत सारे टॉपिक अपनी विश्वविद्यालय के इस प्रकार के हैं जो 12th क्लास में भी हैं। और प्रश्न पत्र 3 पार्ट में मिलता है, ABC में। पार्ट ए में बहुत छोटे क्वेश्चंस जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द की है, 1.5 नंबर 1.5 मार्क्स का होता है, और इस प्रकार से 15 अंक पार्ट ए में मिलते हैं। जबकि पार्ट बी में भी 15 अंक हैं और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे तीनों इकाइयों से। उनकी जो शब्द सीमा है वह 100 शब्द सीमा है। और जिस प्रकार से 12वीं क्लास में आप निबंधात्मक प्रश्न करते आए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे, तीनों इकाइयों से मिलेंगे। उनकी आंतरिक विकल्प भी आपको उपलब्ध होंगे। और इन तीनों प्रश्नों में जो अंक हैं वो 20 निर्धारित हैं। इस प्रकार से कुल ये अपना जो तृतीय पेपर है पहले और दूसरे की भांति कुल 50 अंक का है। मेरा ये अनुभव है प्रथम वर्ष में यदि हम गंभीर रहते हैं, अध्ययन बराबर करते रहते हैं, पिछले प्रश्न पत्रों को समझ लें, तो मेरा ऐसा अनुभव है प्रथम वर्ष में बहुत अच्छी परसेंटेज बनाना आसान है। आज हम अपना प्रथम टॉपिक शुरू कर रहे हैं और सारे टॉपिक कुछ इस प्रकार के मैं ले रहा हूँ जिनसे आप परिचित हैं, 12वीं क्लास में हमने सीखा हुआ है। अतः मैं अपने विषय को विकसित करने की दृष्टि से वही बातें 1-2 दिन डिस्कस कर रहा हूँ जो आपने सीखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल इंटरेक्शन है वो फंडामेंटल इंटरेक्शन कुल मिलाकर के 4 हैं। वह इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है। और इन चारों इंटरेक्शन के आधार पर ही हम प्रकृति के मूल बलों की रचना करते हैं, जिनको कि हम गुरुत्व बल, कूलम बल, नाभिकीय बल इस प्रकार का जानते हैं। कूलम का जो नियम है वह निर्वात में स्थित विराम अवस्था में बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन क्रिया को समझाता है। और इसमें विराम अवस्था में
तो विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं अथवा प्रतिकर्षित कर सकते हैं। तो इसमें बल की जो प्रकृति है वह गुरुत्वाकर्षण से अलग प्रकार की है। क्या खास बात है? गुरुत्वाकर्षण बल की तरह इसमें भी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होगा और उनकी जो मध्य की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। मैंने इस चित्र में आप देखिएगा दो Q1 Q2 आवेश बिंदु आवेश दिखाए हैं। मूल बिंदु से उनकी दूरी R1 R2 दर्शा रखी है और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी R2 माइनस R1 दी हुई है। परिणाम स्वरूप कूलम के नियम के अनुसार जो बल है वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों के मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हमने ऐसा समीकरण लिखा है। दोनों समीकरण को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं F = K Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 स्क्वायर। R1 R2 बिंदु आवेश और Q1 Q2 आवेश स्थित है। K एक कांस्टेंट है और K इस कांस्टेंट का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो 9 × 10⁹ आता है। और आप देख रहे हैं इसमें एक कांस्टेंट और यूज चल रहा है जिसको हम एप्सिलॉन 0 कह रहे हैं। एप्सिलॉन 0 को हम विद्युतशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आवेश है दोनों आवेश के मध्य बिंदु आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है उसके ये बल अनुदिश होगा। यदि Q1 आवेश द्वारा बिंदु आवेश Q2 पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F12 है और दोनों आवेश के मध्य की जो दूरी है वो R21 है, तब निश्चित रूप से R21 के अनुदिश एकांक सदिश यदि हम R21 यूनिट वेक्टर लें तो हम बल के समीकरण को किस प्रकार से लिख सकेंगे? देखिएगा F12 K Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21 स्क्वायर। इसके साथ में मैंने लिखा है R21 यूनिट वेक्टर। यह R21 एकांक सदिश है। ध्यान रहे यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं अथवा ऋणात्मक हैं, यदि दोनों आवेशों की ध्रुवता पोलरिटी समान है तो निश्चित रूप से जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस केस में F12 की जो दिशा है वह R21 के अनुदिश होगी। और यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है अथवा पहला धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो दोनों के मध्य जो बल लगेगा वह आकर्षण बल होगा और तब उस केस में F12 की जो दिशा है वह -R21 होगी। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कूलम का नियम है वास्तविकता में जो आदर्श स्थिति में दिया गया है वो निर्वात में दिया गया है और बिंदुवत स्थिर आवेश के लिए दिया गया है। हम जानते हैं वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश का वितरण होता है और दूसरी बात यह भी है कि आवेश स्थिर भी नहीं होते क्योंकि उनके गति करने के कारण और भी कई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन आदर्श अवस्था में हम ये मान लिए हैं कि जो आवेश हैं वह स्थिर है, ऐसा यथार्थ रूप में मान लिए हैं। मान लीजिएगा आवेशों के मध्य यदि हम कोई माध्यम बदल दें, मान लीजिएगा हम परावैद्युत माध्यम ले लें, तो उस केस में हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और हम इकाई सेकंड में जो दूसरा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसमें इस बात की विवेचना करेंगे और इस प्रकार का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाएगा। और इस प्रकार के इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण जो आवेशों के मध्य क्षेत्र लगा है वह निश्चित रूप से परिवर्तित होगा और इस प्रकार हम अन्योन्य क्रिया के वर्णन के लिए जो बल है उसको किस प्रकार से लिख पाएंगे? F = K Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन R, यानी इसमें हम आपेक्षिक विद्युतशीलता के मान को भी जोड़ेंगे। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी है और एप्सिलॉन R को आपेक्षिक विद्युतशीलता के साथ साथ हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में भी जानते हैं।
कूलम्ब नियम की सीमाएं हम जानते हैं कि यदि दोनों आवेश के मध्य की दूरी कर दी जाए तो एक सीमा है, वह सीमा है फर्मी ऑर्डर। क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य की जब दूरी फर्मी ऑर्डर के करीब होने लगती है तो उस केस में नाभिकीय बल प्रभावशाली होते हैं। इसी प्रकार का एक छोटा सा टॉपिक जो आपने 11वीं 12वीं क्लास में सीखा हुआ है, आज आपको उसे भी पुनर्स्मरण करा रहे हैं। वह है विद्युत क्षेत्र। आप जानते हैं प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कभी कोई दूसरा आवेश रखा जाता है तो इस क्षेत्र के कारण प्रथम आवेश दूसरे पर एक क्रिया करता है। क्या कहना चाहते हैं? दूसरा आवेश प्रथम आवेश की उपस्थिति का अनुभव करता है। क्या मतलब हुआ? अतः वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार यदि बल अनुभव करे तो वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश या आवेशित कण पर जो बल लगेगा वह बल विद्युत बल कहलाएगा और यह बल कण की स्थिति का फलन होगा। साथ ही ध्यान रहे कि यह वेग पर निर्भर नहीं करेगा। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं। हम जानते हैं E = लिमिट Q0 अप्रोचेज 0 Fy Q0। यदि Q0 बराबर 1 है तो E बराबर F हो जाएगा। क्या अर्थ हुआ? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे कोई टेस्ट चार्ज पर यदि एकांक धन आवेश पर जो लगने वाला बल है वह लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी प्रभाग में परिमाण एवं दिशा में यदि प्रत्येक बिंदु पर समान हो, हर जगह समान हो, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, तब वह क्षेत्र समरूपी कहलाता है। और यदि बल रेखाएं, हम विद्युत क्षेत्र को सामान्य रूप से बल रेखाओं के रूप में दर्शाते हैं। बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार समरूपी विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर होंगी तथा बराबर दूरी पर होंगी। ऐसा क्षेत्र समरूपी क्षेत्र कहलाएगा। जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं के मध्य की जो दूरी है वो समान नहीं होगी, असमान होगी तथा दिशा भी समान नहीं होगी। यह जो मैंने विषय लिया विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र को हम फिजिक्स जब से प्रारंभ किए हैं तब से सीखे हैं और इस प्रकार से मैंने आपको सिर्फ स्मरण कराने का प्रयास किया है। आप इस बात से पहले से ही जानते हैं। आप इस बात को भी जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वह विद्युत क्षेत्र एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। हम कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड 11वीं क्लास में सीखे हुए हैं और 12वीं क्लास में हमने यह टॉपिक भी पढ़ा हुआ है। लेकिन ये सारे पढ़े हुए टॉपिक अपने पाठ्यक्रम का अंग भी हैं और हम इन बिंदुओं से आगे का जो विषय है उसको हम विकसित करने वाले हैं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई एक ऐसे पथ की कल्पना की जाए कि उस पथ पर विस्थापन की दिशा में मान लीजिएगा अल्पांश dl है, जैसा कि मैंने देखिए इस चित्र में दिखा रखा है, और विद्युत क्षेत्र E है, तब उन दोनों का अदिश गुणनफल और इस अदिश गुणनफल का समाकलन यदि हम कर दें तो यह विद्युत क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल कहलाएगा, रेखा समाकलन कहलाएगा। यदि इस चित्र के अनुसार हम पूरा पाथ इस B के लिए करें रेखा समाकलन तो हम इस इंटीग्रल को लिख सकेंगे a to b E डॉट dl। क्या मतलब हुआ? तो इस क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वह F बराबर माइनस क्यू ई हो गया। अतः इस आवेश की अल्पांश dl से विस्थापित करने में जो कार्य किया जाएगा वह किया गया कार्य हो गया dw = वेक्टर F डॉट dl। और हम जानते हैं बिंदु A से B तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है
वह किया गया कार्य जैसा अभी हमने इंटीग्रल निकाला है a टू b f डॉट डी एल। एफ का मान रख दें तो एफ बराबर जब रख देंगे तो ये हो गया, किया गया कार्य कितने के बराबर हो गया, माइनस क्यू इंटीग्रल ऑफ a टू b e डॉट डी एल। परंतु हमने विभव की भी समीकरण को जाना है और हम जानते हैं कि यदि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध जो कुछ कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य ही विभवांतर होता है। और हम छोटी क्लास में 11वीं या 12वीं में ये सीखे हुए हैं, जो कार्य किया जाता है वह आवेश गुणा विभवांतर से दिया जाता है। अतः किया गया जो कार्य है वह विभवांतर के तुल्य होगा। अतः हम लिख सकते हैं बी बी माइनस बी ए इज इक्वस टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी डी बी, और यह कितने के बराबर हो गया, इट इज इक्वस टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल। अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वह किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के तुल्य होता है। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है कि रेखा समाकल प्रयुक्त पत्र पर जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता, और यदि हम क्लोज कर्व ले लें तो जो किया गया कार्य है वह शून्य होगा। देखिएगा मैंने इसलिए इंटीग्रल में लिख दिया है इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। इसका क्या अर्थ निकला, इसका अर्थ निकला कि जो चूंकि क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल 0 है, इसका मतलब हुआ संरक्षित क्षेत्र है। हम पिछली क्लास में संरक्षित क्षेत्र की 3 तरह की परिभाषाएं सीख चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ वो तीनों परिभाषा क्या थी। पहली परिभाषा थी जब हमने 12वीं क्लास में सीखा था कि जब कण पर एक या एक से अधिक बल इस प्रकार से कार्य करे कि जब कण प्रारंभिक अवस्था में लौटे तो समान गतिज ऊर्जा बनी रहे, तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र होगा वह कंजर्वेटिव होगा। दूसरा हमने सीखा था कि पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य हो, गतिज ऊर्जा का मान समान बना रहा है। और दूसरी परिभाषा हमने सीखी थी कि पूरा किया गया कार्य शून्य हो। और तीसरी डेफिनेशन हमने देखा था कि जो किया गया कार्य है वह केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करना चाहिए, पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जब ये तीनों गुणधर्म की पालना होती है तो वह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने अभी परिभाषित किया कि जो रेखा समाकल का मान है वह प्रयुक्त पथ पर आश्रित नहीं होता है, इसलिए क्लोज कर्व के लिए जो कार्य किया गया वह शून्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है। तो पार्ट ए में इस प्रकार का प्रश्न कई बार हमको परीक्षा में मिलता है कि सिद्ध करें विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है, तो उसमें अपने को ये कार्य करना चाहिए। अब हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन देख रहे हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई है। तो हम जानते हैं कि dB बराबर लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी एल। ई को और डी एल को इसके घटकों में लिख लिया, और हम बिंदु गुणनफल के नियमों से परिचित हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। अतः डी वी बराबर हो गया माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। और इस प्रकार से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके ई एक्स ई वाई ई जेड के घटक निकाल सकते हैं। जो घटक निकल के आएंगे उनका मान कितना होगा, देखिएगा ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी एक्स, ई वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी वाई, ई जेड इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई जी एड, अर्थात ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट बी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो पार्ट ए के हिसाब से मैंने कुछ प्रश्न आज आपको डिस्कस किए हैं। पार्ट ए के हिसाब से जो डिस्कस किए हैं उसमें पहला बिंदु, कूलम बल को लिखिए। नंबर 2, कूलम बल की सीमाएं बताइए। नंबर 3, कूलम बल के अनुसार दोनों आवेश के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है। चौथा क्वेश्चन मैंने जो बताया, विद्युत क्षेत्र को डिफाइन कीजिए।
पांचवा क्वेश्चन जो मैंने आज अभी आपको डिस्कस किया है वह है कि सिद्ध करें विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। इस प्रकार के जो ये 2-3 टॉपिक हमने आज आपको डिस्कस किए हैं, इन टॉपिक से मूलतः जो क्वेश्चन बनेगा वह है पार्ट ए का बनेगा। छोटे छोटे हैं। अपने यहाँ पर जो परीक्षा पद्धति है और जो प्रश्न है वो बहुत आसान रहते हैं। आप जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप अगर देखते रहे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को विद्युत चुंबकत्व के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा और हम इसमें एक काम ये भी करेंगे कि कोई भी पुस्तक खरीद करके जो भी पुस्तक में सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनको भी सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और कोई भी कठिनाई है तो हम आपस में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।